नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती आज, देश भर ने दी श्रद्धांजलि। आधुनिक भारत के क्रांतिकारी विचारकों में से एक थे बाबा साहेब। मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार। पीएनबी घोटाले में मुख्य आरोपी हैं चोकसी। बेल्जियम के साथ भारत की प्रत्यार्पण संधि है लागू। और तेलंगाना ने लागू किया एससी के भीतर कोटा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर लिया गया फैसला। सामाजिक न्याय है मकसद। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दें कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहां से डाउनलोड कर आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं। अब आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पीकर ओम बिरला ने संसद के कॉम्प्लेक्स में स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीआर अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। वे एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उनका राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए था जो शोषण, जाति, वर्ग और असमानता के शिकार हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें सिर्फ दलितों के नेता के रूप में पेश किया गया, जबकि वे आधुनिक भारत के क्रांतिकारी विचारकों में से एक थे। उनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को तत्कालीन मध्य प्रदेश के माहू छावनी, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, महार जाति में हुआ था। बचपन में जातिगत व्यवस्था के चलते भेदभाव का सामना करने वाले डॉक्टर अंबेडकर स्वयं भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का पिता यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वे संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उनकी जिंदगी इस बात का उदाहरण है कि सामाजिक अवरोधों के बावजूद ज्ञान, संघर्ष और संगठन से परिवर्तन संभव है। वे दिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितनी भी पिछड़े सामाजिक वर्ग से क्यों ना आया हो, अगर संकल्प और शिक्षा है तो वह व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के साथ कई तरह के रिकॉर्ड्स जुड़े हुए हैं। वे विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त साधन है। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर हुआ था। यह कमीशन भारत रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था। बताते हैं कि इस कमीशन की सिफारिशें डॉक्टर अंबेडकर के आइडियाज पर बेस्ड थीं। उन्होंने जीवन भर दलित और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। अंबेडकर ने न केवल जाति व्यवस्था की कठोर आलोचना की, बल्कि हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर भी खुलकर सवाल उठाए। उनकी ऐतिहासिक रचना जाति का उन्मूलन यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस विषय पर एक जरूरी किताब है। हिंदू धर्म में मौजूद अस्पृश्यता के सिद्धांत से व्यथित होकर अक्टूबर 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। महाड सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को हुआ था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड स्थान पर हुआ था। इस दौरान हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में सार्वजनिक तालाब चावदार में पानी पिया था। साल 1920 में उन्होंने मूक नायक नामक अखबार निकाला। उनकी कुछ प्रमुख किताबों में बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, हु वर द शूद्रास और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबलर्स शामिल हैं। इन किताबों के अलावा उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीजा के नाम से भी लिखी है। उन्होंने 1930 से 1932 तक लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाने के विचार को हटा दिया गया था। उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक विरासत सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव पर टिकी हुई है। भारतीय संविधान की रचना करते समय उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को केवल कानून की किताब तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वे इन्हें सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते देखना चाहते थे। जरूरत है कि हम देश में डॉक्टर अंबेडकर को केवल एक पवित्र प्रतीक के तौर पर न स्वीकारें, उनके क्रांतिकारी विचारों को अपनाए जाने की जरूरत है।
14 अप्रैल का दिन दुनिया में विश्व क्वांटम दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इस मौके पर भारत सरकार के ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इंगेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर क्वांटम का पहला एडिशन जारी किया है। इस रिपोर्ट का 2025 में जारी किया जाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएन ने साल 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IYQST घोषित किया है। यह रणनीति रिपोर्ट क्वांटम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार QSTI में भारत की रणनीति को स्पष्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका मकसद डिस्कवरी में तेजी लाना, नवाचार को बढ़ावा देना और क्रिटिकल सेक्टर्स में इसका तकनीकी का उपयोग करना शामिल है। यह रिपोर्ट सरकार, शिक्षाविदों और कंपनीज को यह समझने में मदद करेगी कि वे कैसे इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। यह रणनीति भारत के नेशनल क्वांटम मिशन जैसे प्रयासों को भी मजबूत करेगी। भारत में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के पद पर प्रोफेसर अजय कुमार सूद काबिज हैं। भारत में PSA प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर यानी मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का पद अहम है। भारत सरकार ने इस पद का गठन साल 1999 में किया था। इसका मकसद प्रधानमंत्री को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मसलों पर सलाह देना होता है। साल 2018 में PSA के पद को कैबिनेट सेक्रेटरीट के तहत लाया गया है। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा ही 2018 में प्राइम मिनिस्टर्स साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल यानी PMSTIAC का गठन किया गया था। ये काउंसिल देश में मौजूद साइंस एंड टेक से जुड़े मुद्दों की स्थिति को समझकर उसमें मौजूदा चुनौतियों के लिए रोड मैप तैयार करके प्रधानमंत्री को सलाह देती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के पहले PSA थे। अजय कुमार सूद के मुताबिक क्वांटम तकनीकी भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है, यानी भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने कहा कि भारत को अपना खुद का क्वांटम हार्डवेयर बनाना होगा और आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। इसके लिए स्टार्टअप्स में निवेश करना होगा और बाजार तैयार करने होंगे जिससे निवेशकों का जोखिम कम हो। साथ ही भारत को वैश्विक नियम और मानक बनाने में भी भाग लेना चाहिए, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फील्ड में लीड मिल सके। आपको बता दें कि यूनियन कैबिनेट ने साल 2023 में NQM यानी नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी थी। यह मिशन क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीकी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फंड कर रहा है। इस मिशन के तहत 4 थीमेटिक हब्स यानी THUBS हब्स गठित किए गए हैं, जिनमें क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी और क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस शामिल हैं। NQM में QKD यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के तहत कम्युनिकेशन लाइन विकसित की जाएगी। QKD एक सुरक्षित कम्युनिकेशन तकनीक है जो कि क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए क्वांटम फिजिक्स का प्रयोग करती है। इसमें कम्युनिकेशन के लिए दोनों पक्षों के बीच एक सीक्रेट की साझा की जाती है, जिससे मैसेज को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट किया जा सके। क्वांटम कम्युनिकेशन कई मामलों में सुरक्षित कम्युनिकेशन मुहैया कराता है। आपको बता दें कि क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिक यूनिट्स के तौर पर बाइनरी बिट्स के बजाय क्यूबिट्स का प्रयोग किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर्स परंपरागत कंप्यूटर्स की तुलना में कई गुना तेज और ऑथेंटिक होते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के चर्चित घोटाले में मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। मेहुल चोकसी की यह गिरफ्तारी भारतीय एजेंसी CBI और ED के लगातार प्रयासों के चलते हुई है। CBI और ED मेहुल चोकसी को लगातार ट्रैक कर रहे थे। गिरफ्तारी चोकसी के बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने के दौरान की गई है। देखिए, मेहुल चोकसी एक हीरा व्यापारी हैं। उन पर पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के साथ 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इस आरोप में चोकसी की कंपनीज को PNB बैंक ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU जारी किया है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक तरह की बैंक गारंटी होती है, जिसके जरिए भारतीय बैंक विदेशी बैंक्स को भरोसा दिलाते हैं कि वे ग्राहक के कर्ज की रकम चुकाएंगे। LOU का गलत इस्तेमाल कर चोकसी की कंपनीज ने विदेशों से पैसा उठाया। बैंक के मुख्य सॉफ्टवेयर में इसका रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए यह घोटाला सालों तक पकड़ा ही नहीं गया। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि उन्होंने फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट यानी FLC का भी गलत इस्तेमाल किया है। FLC एक बैंकिंग दस्तावेज होता है जिसके जरिए कई भारतीय बैंक ये वादा करते हैं कि यह ग्राहक की ओर से विदेशी सप्लायर को भुगतान करेगा। जनवरी 2018 में चोकसी भारत से भाग गए थे। PNB बैंक के साथ उनका घोटाला सामने आने से पहले ही उन्होंने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। एंटीगुआ में निवेश करके नागरिकता हासिल की जा सकती है। ये मामला पेचीदा इसलिए हुआ क्योंकि भारत की एंटीगुआ के साथ प्रत्यार्पण संधि नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक भारत की वर्तमान में 48 देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि है। साथ ही 12 देशों के साथ प्रत्यार्पण को लेकर कुछ समझौते हैं, लेकिन वे बाइंडिंग नहीं हैं।
भारत का एंटीगुआ के साथ प्रत्यार्पण को लेकर ऐसा ही समझौता है। मई 2021 में मेहुल चोकसी एंटीगुआ से अचानक लापता हुए और डोमिनिका में मिले। वहां उन्होंने गैरकानूनी तरीके से घुसने के आरोप में उन्हें पकड़ लिया गया। उनके परिवार का कहना है कि उन्हें किडनैप करके वहां ले जाया गया था। भारत ने डोमिनिका में प्रत्यार्पण की याचिका दायर की थी, लेकिन डोमिनिका की अदालत ने चोकसी को इलाज के लिए एंटीगुआ लौटने की इजाजत दे दी थी। वर्तमान स्थिति यह है कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार हो चुके हैं। बेल्जियम के साथ भारत की प्रत्यार्पण संधि साल 2020 में रेटिफाई की जा चुकी है, लेकिन इसमें चुनौती यह है कि मेहुल चोकसी भारत के ही नहीं, एंटीगुआ के नागरिक हैं। अब ऐसे में बेल्जियम इस आधार पर मना कर सकता है कि चोकसी भारत के ही नागरिक नहीं हैं। हालांकि अब ये आने वाली लीगल प्रोसीडिंग पर डिपेंड करेगा कि भारत को मेहुल चोकसी देश में लाने में सफलता मिलती है या नहीं। तेलंगाना राज्य में शेड्यूल कास्ट रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025 लागू किया गया है। इसी के साथ तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल कास्ट के भीतर वर्गीकरण को लागू किया है। शेड्यूल कास्ट रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट के तहत अनुसूचित जातियों को 3 समूहों में बांटा गया है, जिससे सबसे पहले पिछड़े समूह को शिक्षा और नौकरी में उचित अवसर मिल सके। तेलंगाना राज्य ने एक कदम सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के ऐतिहासिक फैसले के बाद उठाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अंदर भी कैटेगराइजेशन करके सबसे वंचित वर्गों को अलग आरक्षण देना संवैधानिक तौर पर सही है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी राज्य में एससीज को 15% का आरक्षण दिया जाता है, तो राज्य के पास ये डिसाइड करने की पावर है कि 15% आरक्षण एससी के भीतर आने वाली जातियों को किस अनुपात में दिया जाएगा। तेलंगाना राज्य ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार और राजनीतिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर यह कैटेगराइजेशन किया है। सबसे पिछड़ी 15 उपजातियों को ग्रुप 1 में रखा गया है, जिन्हें 1% आरक्षण मिलेगा। हालांकि उपजातियां आबादी का केवल 0.5% हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें 1% आरक्षण दिया गया है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सके। वहीं ग्रुप 2 में 18 उपजातियां शामिल की गई हैं, जिन्हें अब 9% आरक्षण मिलेगा, और ये उपजातियां हैं जिन्हें पहले सीमित लाभ मिला था। वहीं ग्रुप 3 में 26 उपजातियां रखी गई हैं, जो पहले से बेहतर स्थिति में थीं। इन्हें 5% आरक्षण दिया गया है। अब राज्य सरकार की सभी नई सरकारी नौकरियों में यह नया आरक्षण नियम लागू होगा। हालांकि पहले से जारी भर्तियों पर यह लागू नहीं होगा। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि 2026 की जनगणना के बाद अगर जरूरत पड़ी तो आरक्षण को और बढ़ाया जाएगा। इस फैसले को सामाजिक न्याय को मजबूत करने और सबसे वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है डॉक्सिंग। आप अपने किसी दोस्त की हाउस पार्टी में बेफिक्र होकर डांस कर रहे हैं, या अपने ही घर में किसी फंक्शन में कोई गाना गा रहे हैं। उस दौरान किसी ने आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब हो सकता है कि आप उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में सहज हों, लेकिन इसे पब्लिक करने का आपका कोई इरादा नहीं था। अब अगर कोई इसी वीडियो को यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन या ऐसे ही किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर दे तो अब इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहली, एक तो ये आपसे बिना पूछे साझा किया गया है। दूसरा, शायद आप इसे सिर्फ अपने करीबी दोस्तों के साथ ही साझा करने में सहज हैं। आप तमाम दुनिया को अपना यह बेफिक्री भरा डांस न दिखाना चाहते हो। सोशल मीडिया की भाषा में इसे ही डॉक्सिंग कहा जाता है। डॉक्सिंग में किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को डिजिटल पब्लिक कर दिया जाता है। ये घटनाएं सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। डॉक्सर्स आमतौर पर लोगों की बेहद निजी जानकारी, मसलन फोन नंबर, घर का पता, प्राइवेट ईमेल आईडी जैसी सूचनाओं को पब्लिकली साझा कर देते हैं। डॉक्सर्स को लोगों की निजी जानकारी कैसे हासिल होती है? हैकिंग या किसी अन्य जरिए से। मसलन किसी दोस्त ने अपने किसी जान पहचान वाले का वीडियो या फोटो साझा कर दिया तो डॉक्सर्स उसे पब्लिक प्रॉपर्टी बना देते हैं। कुल मिलाकर किसी व्यक्ति की निजी या सेमी प्राइवेट जानकारी या किसी ऐसी भी जानकारी को जो पब्लिक ना वो करना चाहते हो को बिना उनके परमिशन के पब्लिक में शेयर करना डॉक्सिंग है। वही नजर डालते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। डीआरडीओ ने गौरव नाम के एक ग्लाइडेड बम का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया। यह बम 30 से 150 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को हिट कर सकता है, यानी विमान दुश्मन की हवाई सुरक्षा से दूर रहकर हमला कर सकता है। यह बम करीब 1000 किलो वजनी है। इसकी लंबाई 4 मीटर और इसमें लगे ग्लाइड्स यानी पंखों का फैलाव 3.4 मीटर है। साथ ही इसमें सैटेलाइट बेस्ड गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है, जिससे यह बहुत सटीक निशाना लगाता है। इसे डीआरडीओ ने कई संस्थानों के साथ मिलकर बनाया है, जैसे अडानी डिफेंस, भारत फोर्सेज और कई छोटे उद्योगों ने भी इसके निर्माण में सहयोग दिया है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में
एक कदम है। असम के गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट में वैज्ञानिकों ने एक नई मेढक की प्रजाति खोजी है जिसका नाम लैक्टोब्रैक्ट्रियम आरियाटियम रखा गया है। यह नाम गुवाहाटी के आर्य विद्यापीठ कॉलेज के नाम पर रखा गया है। 21 साल की रिसर्च के बाद डीएनए और बनावट की जांच से साबित हुआ है कि यह नई प्रजाति है। इसकी आंखें नारंगी काली हैं और गले पर खास डिजाइन है। यह मेढक लैक्टोब्रैक्ट्रियम समूह का हिस्सा है जिसमें सिर चौड़े और आंखें रंगीन होती हैं। यह खोज गरभंगा जंगल की जैव विविधता पर रोशनी डालती है जो हाथी, तितलियों और दुर्लभ पक्षियों का घर है। तमिलनाडु और केरल में आज पारंपरिक नववर्ष मनाया जा रहा है। यह नववर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हर साल 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। यह समय हिंदी पंचांग के वैशाख महीने की शुरुआत के आसपास होता है, जबकि तमिल कैलेंडर में यह चितिरई महीने का पहला दिन होता है। तमिलनाडु में इस दिन को पुतांडु कहा जाता है और लोग इसे नए साल की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। वहीं केरल में इस दिन को विशु के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार फसल, समृद्धि और शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुबह सुबह आंखें खुलते ही विशुकनी दर्शन करने की परंपरा होती है जिसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ सोने, अनाज, फल और दीपक को सजाया जाता है। भारत में पहली बार एक ऑटोमेटेड चमगादड़ निगरानी सिस्टम बनाया गया है जिसे बैट इकोमॉन नाम दिया गया है, जो रियल टाइम में चमगादड़ों की आवाज सुनकर उसकी पहचान करता है। इसे बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी IIHS ने विकसित किया है। यह डिवाइस सूर्यास्त के बाद सक्रिय होती है और रास्पबेरी पाई माइक्रोप्रोसेसर्स की मदद से चमगादड़ों की आवाज को पहचानती है। इसमें AI बेस्ड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है जो तस्वीरों या आवाजों में छिपे पैटर्न को पहचानने में मदद करती है। इसका आकार छोटा है और यह सोलर बैटरी से चलता है जो 8 दिन तक काम कर सकता है। यह विदेशी उपकरणों की तुलना में बहुत सस्ता है और शहरी जंगलों और गांवों के किनारे के क्षेत्रों में बहुत उपयोगी है। यह चमगादड़ों की सुरक्षा, उसकी गतिविधियों के समझने और शोध को तेज करने में बड़ी भूमिका निभाता है। भारत में विकसित 19 सीटर विमान सरस मार्क 2 का परीक्षण साल 2027 में होने की संभावना है। इसे CSIR ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजाइन किया है। यह विमान छोटे शहरों और सीमित हवाई अड्डे वाले क्षेत्रों के लिए बनाया गया है जिससे क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। यह पुराने 14 सीटर सरस विमान का एक उन्नत संस्करण है जिसमें बेहतर डिजाइन और इंजन लगाया गया है। इसका उपयोग यात्री सेवा, एयर एम्बुलेंस और रिमोट एरियाज के लिए किया जा सकता है। यह विमान भारत की उड़ान योजना, आत्मनिर्भरता और नागरिक रक्षा सहयोग को मजबूती देता है। आइए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, BR अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। BR अम्बेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान दलित मुक्ति के लिए आंदोलन को गति देने में था। उन्होंने 1927 के महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। वे इनहेलिएशन ऑफ कास्ट के लेखक हैं। उपरोक्त में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4? अगला प्रश्न है, हाल ही में गौरव ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है? इसरो, DRDO, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आइए नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन पर पूछे गए प्रश्नों पर और जानते हैं क्या है उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। USA दुनिया भर का एकमात्र देश है जिसके साथ भारत ने प्रत्यार्पण संधि की है। भारत ने वर्तमान में 48 देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि की है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही जवाब है विकल्प B यानी केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न था, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन या फिर पंजाब में एक किसान आंदोलन। इसका सही जवाब है विकल्प C यानी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।